हेलो दोस्तों, जैसे आपकी इस वीडियो में देख रहे होंगे कि लिखा है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका सिंथेसिस कैसे होता है और सिंथेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है और साथ में मोबिलाइज कैसे होता है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में बात करेंगे। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि कहाँ पर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। अब ये चीज़ें क्लिनिकल सिग्निफिकेंट तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में लेवल इंक्रीज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है और पांचवें और छठवें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसके रिडक्शन के कारण हाइड्रोजन एटम अगर अल्फा ओरिएंटेड होगा तो उसे कहते हैं कैप्रोस्टेनॉल और बीटा ओरिएंटेड होगा तो उसे कहते हैं कोलेस्टेनॉल। ये क्या है? आइसोमर है। ये क्या है? आइसोमर है। किसके? कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल के दो आइसोमर होते हैं, कैप्रोस्टेनॉल और कोलेस्टेनॉल। क्योंकि अल्फा ओरिएंटेड हाइड्रोजन एटम होगा तो कैप्रोस्टेनॉल और बीटा ओरिएंटेड हाइड्रोजन एटम होगा तो होगा कोलेस्टेनॉल। ये पांचवें और छठवें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो है उसके रिड्यूस होने पर होगा, आइसोमर बनेगा। तो 27 कार्बन का होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। ठीक है, साथ में इसमें एक रिंग होती है जिसे कहते हैं साइक्लो, ये वाले रिंग साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रो, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन रिंग होती है। क्या होती है? इसको आप लिख लीजिएगा, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन रिंग होती है कोलेस्ट्रॉल में। ये स्ट्रक्चर के बारे में बात हुआ। अब बात करते हैं कि आखिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं आखिर क्या है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल एथेरोस्क्लेरोसिस में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, इसलिए ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, इसको हमको पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं फंक्शन क्या है आखिर। फंक्शन क्या है आखिर कोलेस्ट्रॉल का? तो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना। और मेम्ब्रेन में पाया जाएगा तो ये तो क्या लिख दोगे? कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन। और ये फ्लूइडिटी को बनाए रखने में योगदान देता है मेम्ब्रेन के। ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? ये इंसुलेटिंग इफेक्ट शो करता है। इंसुलेटिंग इफेक्ट इन नर्व कंडक्शन, नर्व कंडक्शन में इंसुलेटिंग इफेक्ट शो करता है। तो इसका फंक्शन हो गया कोलेस्ट्रॉल का। और होता है बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट का सिंथेसिस इससे होता है। बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट सिंथेसिस में योगदान होता है, यूज होता है ये। अब इसका जब डिग्रेडेशन पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल का अगले वीडियो में, तो वहाँ पर ये बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट सिंथेसिस कैसे होता है, विटामिन D3 का सिंथेसिस होता है, इसके बारे में बताएंगे। और विटामिन D3 का भी सिंथेसिस होता है। विटामिन बी लिख दिया है। विटामिन D3 का सिंथेसिस होता है फ्रॉम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन D3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का। अगला फंक्शन है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन और स्टेरिफिकेशन जो होता है वो होता है बाई एक एंजाइम जिसे कहते हैं लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। क्या कहते हैं? लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की मदद से होता है स्टेरिफिकेशन। और स्टेरिफिकेशन बॉडी में कैसे होता है? जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है वो मोएटी ट्रांसफर होती है बाई दिस एंजाइम लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। जो एंजाइम होती है ये पूफा की जो मोएटी होती है उसको ट्रांसफर करती है स्टेरिफिकेशन में। तो ये भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये फंक्शंस के बारे में बात हो गया। अब हम चलते हैं सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल का, उसके बारे में बात करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन भी लिख देता हूँ, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल का। तो एब्जॉर्प्शन तो भैया जितने भी लिपिड कंपोनेंट किससे होते हैं वो कैसे होता है, क्योंकि डायराइव्ड लिपिड ही है। क्लासिफिकेशन लिपिड का पढ़ चुके हो ना, तो ये क्या है? डायराइव्ड लिपिड है। डायराइव्ड लिपिड होने के कारण काइलोमाइक्रान के रूप में मुकोसल सेंस में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो किस रूप में होता है? मिसल्स बनेंगे,
मिसल फॉर्मेशन होगा और मुकोसल सेल में एब्जॉर्ब होगी। मुकोसल सेल में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है इसका कोलेस्ट्रॉल का एज मिसल्स। तो मिसल्स के रूप में मुकोसल सेल्स में एब्जॉर्प्शन होता है। और एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं NPC1L1। NPC1L1। NP क्या है, यह है नीमेनपिक, लिख लेना, लिख देता हूँ, नीमेनपिक, नीमेनपिक, नीमेनपिक C1 लाइक 1। इसका फुल फॉर्म क्या है, नीमेनपिक, नीमेनपिक, नीमेनपिक C1 लाइक 1 प्रोटीन होती है। क्या है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में, जो इन्वॉल्व होती है कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में। कौन सी, NPC1L1 प्रोटीन। तो ये बात हो गया एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में चलते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। पहले HMG कोएंजाइम A बनता है, फिर मेबोलिनेट बनता है। मेबोलिनेट से क्या बनेगा, IPP बनेगा, आइसोपेटाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, और स्क्वेलिंग बनेगा, और उसके बाद में क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये सब स्टेप होते हैं, आपको स्टेप याद करना पड़ेगा। बार बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। कोई ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको स्टेप याद हो जाए। तो चलते हैं हम बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे। बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे तो पहले नंबर साइट देखते हैं। बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस इसका साइट, तो साइट कहाँ पर होगा, देखो साइट होगा, जो मेजर साइट होगा वो कहाँ पर होगा भैया बताओ। कोलेस्ट्रॉल कहाँ होगा, लीवर में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, लिवर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ओवरीज, ओवरीज एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ये क्या है, मेजर साइट है, मेजर साइट है। इसके अलावा जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल होंगे वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है। तो देखना ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लिएटेड सेल में बायोसिंथेसिस होता है इसका, कोलेस्ट्रॉल का। और ये कहाँ पर होगा, पार्सली इंडोप्लाज्मिक होता है, और पार्सली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड पार्सली कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये थोड़ा सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में होगा। ये साइट हो गया, साइट के बारे में बात हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ द बायोसिंथेसिस। तो जरा सा बड़ा है स्टेप्स, तो इसलिए क्या होगा, देखो HMG कोएंजाइम A तक सेम है सिंथेसिस, जैसे कि कीटोन बॉडी का पढ़े थे ना, तो वैसे ही सेम है। तो पहले कंडेंसेशन, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कंडेंसेशन होगा। दो मॉलिक्यूल किसके आएंगे, एसिटिल कोएंजाइम A के कंडेंस होंगे, यानी को एंजाइम ये SH निकलेगा बाहर, SH चाहे को एंजाइम ये SH बाहर निकल जाएगा, और बनता है HMG कोएंजाइम A। क्या बनता है, HMG कोएंजाइम A। तो स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है कंडेंसेशन। तो दो आएंगे किसका, एसिटिल को एंजाइम A, दो मॉलिक्यूल, इनका हुआ कंडेंसेशन और बनेगा HMG को एंजाइम A। HMG का फुल फॉर्म पिछले वीडियो देख सकते हैं आप, क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल को एंजाइम A, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल को एंजाइम A। इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले अभी एंजाइम बाद में लिखेंगे और स्टेप बाद में लिखेंगे, ठीक है। सॉरी पहला स्टेप HMG कोएंजाइम यानी पहला कंडेंसेशन हुआ ना, तो कंडेंसेशन से क्या बनेगा, कंडेंसेशन से बनेगा एसिटिल कोएंजाइम A, एसिटिल को एंजाइम A बनता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है। पहले स्टेप में जो एंजाइम होती है वो एसिटिल कोएंजाइम में सिंथेज, तो यहाँ पर सिंथेज लिख दे रहा हूँ। जब सिंथेज जहाँ लिख रहा हूँ तो जो सिंथेसाइज हो रहा है वही एंजाइम का नाम हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम A सिंथेज। ये स्टेप 1 होता है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन स्टेप। क्या है, कंडेंसेशन हो रहा है, इसमें निकल जा रहा है कुछ चीज़ें, जैसे कि
कोएंजाइम ए निकल जाता है यहाँ पे। तो क्या निकलेगा इसमें से, कोएंजाइम ए निकल जाता है, कोएंजाइम ए एसएच निकल जाता है, ठीक है। तो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में मिला, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फिर से होता है, फिर से एंजाइम काम करती है जो रेट जो एचएन नहीं, पहले एक एंजाइम और काम करेगी, सिंथेज ही काम करेगी और बन जाएगा एचएमजी कोएंजाइम ए। क्या बनेगा, एचएमजी कोएंजाइम ए। एंजाइम बाद में लगते हैं, पहले स्टेप लिख देता है। पहले बनता है एचएमजी कोएंजाइम ए, यानी कि बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए बनेगा, एचएमजी कोएंजाइम ए बनेगा। एचएमजी कोएंजाइम ए से फिर बनता है मेवोलिनेट। क्या बनता है, मेवोलोनेट। इसको हम एम से दिखाएंगे, ठीक है। जो एचएमजी कोएंजाइम ये होता है, ये मेवोलेट होता है, ये 6 कार्बन का होता है। कितना कार्बन का होता है, 6 कार्बन का मेवोलोनेट। अब हम आगे मेवोलेट को जहाँ पर एम से दर्शाएंगे, ठीक है। मेवोलोनेट के बाद में बनता है 5 फास्फोमेवोलेट। क्या बनता है, 5 फास्फोमेवोलेट। उसके बाद में 5 फास्फो के बाद में एक फास्फो और जोड़ो, एक फास्फेट ग्रुप और जोड़ो, तो बन जाएगा 5 पायरोफास्फेट मेवोलेट। और अगर इसमें एक और जोड़ेंगे थर्ड पोजीशन पे, अगला क्या जोड़ोगे, थर्ड पोजीशन पे जोड़ो 3 फास्फो 5 पायरोफास्फो मेवोलेट, ठीक है। तो 3 फास्फो 5 पायरोफास्फो मेवोलेट बना। उसके बाद में बन जाता है, उसके बाद में अगला बनेगा, इधर ऊपर लिखते हैं, अगला बनता है आईपीपी, आइसो, क्या बनता है, आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट, पेंटाइल पायरोफास्फेट, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट। क्या बनेगा, आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट। आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट से फिर बनता है डाई मेथिल एरिल पायरोफास्फेट, डाई मेथिल एरिल, इसको लिख ही देता हूँ, डाई मेथिल एलिल पायरोफास्फेट, ठीक है। डाई मेथिल एलिल पायरोफास्फेट बनेगा, जो कि 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। और जो 3 फास्फो 5 पायरोफास्फेट था, ये कितना है, ये 6 कार्बन का है। और ये पांचवा जो ये था, ये कितने का है, ये भी ऊपर कितना था, यहाँ तक 6 कार्बन तक ही आ रहा था, ये 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है, ठीक है। अब जो डाई मेथाइल एलिल पायरोफास्फेट बना, वो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो जाता है, किसमें, तो चेंज हो जाता है जिरेनिल पायरोफास्फेट में, और जिरेनिल पायरोफास्फेट होता है, जो जिरेनिल पायरोफास्फेट होता है वो 10 कार्बन का होता है। ये कैसे हुआ अभी उसको बताता हूँ मैं। जिरेनिल पायरोफास्फेट से बन जाता है फिर फर्नेसिल पायरोफास्फेट। और फर्नेसिल पायरोफास्फेट में 5 कार्बन और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 15 कार्बन। और 5 कार्बन क्यों बढ़ रहा है बता रहा हूँ, 15 कार्बन। फर्नेसिल पायरोफास्फेट से बन जाता है स्क्वालिन। क्या बनता है, स्क्वालिन बनता है। और स्क्वालिन 5 कार्बन, सॉरी इसमें 15 कार्बन बढ़ेगा, यानी कि 2 इसमें जुड़ रहे होंगे और बन जाएगा 30 कार्बन का स्क्वालिन। 30 कार्बन का स्क्वालिन बना। और उसके बाद में फिर बनता है स्क्वालिन इपॉक्साइड बनता है। स्क्वालिन इपॉक्साइड भी कितना है, 30 कार्बन का है। उसके बाद लाइनोस्टेरॉल बनता है, क्योंकि 30 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 30 कार्बन का। लाइनोस्टेरॉल के बाद में जाइमोस्टेरॉल बनता है। क्या बनता है, जाइमोस्टेरॉल बनता है। और जाइमोस्टेरॉल से डेस्मोस्टेरॉल बनता है। क्या बनता है, डेस्मोस्टेरॉल बनता है। और डेस्मोस्टेरॉल से बनता है कोलेस्ट्रॉल। अब आप काटना चाहें तो स्क्वालिन सीधे आप कोलेस्ट्रॉल लिख देंगे, क्योंकि ये स्टेप अगर आपको याद न रह जाए तो स्क्वालिन से सीधे कोलेस्ट्रॉल लिख देंगे। वो स्टेप बस एंजाइम एक ही होती है, बस केवल कटिंग होता है इसमें, मतलब कुछ कार्बन निकलते रहते हैं। जैसे कि जाइमोस्टेरॉल 27 कार्बन का हो गया, 3 कार्बन इसमें से कट गए।
और 27 कार्बन का भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी 27 कार्बन का होता है। अब एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम और एनर्जी, मतलब कहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है और कहाँ पर एनएडीपी कहाँ पर, एनएडीपीएच कहाँ पर यूज हो रहा है। तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए जब चेंज हुआ था एसएमजी कोएंजाइम ए में, तो यहाँ पर कौन सी एंजाइम होगी, सिंथेज। और क्या सिंथेज होता है एचएमजी कोएंजाइम में, तो एचएमजी कोएंजाइम में सिंथेज हो जाएगी एंजाइम। एचएमजी कोएंजाइम में सिंथेज, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक एसिटिल कोएंजाइम में आती है और कोएंजाइम में निकल जाती है। तो कोएंजाइम ए निकलती है और एक आता है क्या, एसिटिल कोएंजाइम में, एक एसिटिल कोएंजाइम में और एड ऑन होती है यहाँ पे और साथ में निकल जाता है कोएंजाइम में। फिर एचएमजी कोएंजाइम में जब बना, एचएमजी कोएंजाइम जब बनता है उसके बाद मेवोलेट बनता है क्योंकि 6 कार्बन का है। एचएमजी कोएंजाइम ए से यहाँ पर यूज होता है 2NADPH का, तो क्या निकलेगा, 2NADPP प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो 2NADPH का यूज होता है और ये यहाँ पर एक एंजाइम होती है जिसे कहते हैं रिडक्टेज। और कौन, किसका रिडक्शन हो रहा है, एचएमजी कोएंजाइम ए का, तो एचएमजी कोएंजाइम में रिडक्टेज नाम हो जाएगा। और ये रेट लिमिटिंग होता है, ध्यान देना क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होती है ये रिडक्टेज, ठीक है, एचएमजी कोएंजाइम में रिडक्टेज। और एनर्जी की बात हो गई। उसके बाद में काइनेज एंजाइम आती है, मेवोलेट के बाद में क्या आई, काइनेज एंजाइम आती है। काइनेज एंजाइम से बन जाता है 5-फास्फोमेबोलेनेट। उसके बाद फिर काइनेज आएगी, जब तक कि ये बनता रहेगा काइनेज और बन गया 3-फास्फो-5-पायरोफास्फेट मेबोलेनेट। और इससे बनता है आईपीपी, आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट बनने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन होता है। और साथ में ध्यान देना, एक एटीपी का हर जगह, यहाँ पे जहाँ काइनेज है वहाँ पर एक एटीपी का यूज होता है, तो जहाँ जहाँ काइनेज है वहाँ एक एटीपी का यूज होता है। उसके बाद में जब आईपीपी बनता है तो यहाँ पर एंजाइम होती है डिकार्बोक्सिलेज, यानी कि एक CO2 यहाँ पर क्या होगा, आउट होगा, तो CO2 यहाँ पर बाहर निकलता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। और डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर आई थी। उसके बाद आईपीपी बना, आईपीपी के बाद में बनता है डाइमेथिल एलाइल पायरोफास्फेट और इस पे एंजाइम होती है आइसोमेरेज एंजाइम का उपयोग होता है, आइसोमेरेज एंजाइम आती है। उसके बाद में ट्रांसफरेज आएगी। अब जो देखो यहाँ पे एक आईपीपी जुड़ा है, इसीलिए 5 कार्बन से 10 कार्बन हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन, ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। और 5 कार्बन जब जुड़ जाएगा तो सीधे ही हो जाएगा 10 कार्बन का। 5 कार्बन डाइमेथाइल एलील में 5 कार्बन जुड़ गया तो जेरेनिल पायरोफास्फेट बना जो 10 कार्बन का है। तो एक आईपीपी का यहाँ पर एडिशन होता है और एंजाइम होती है ट्रांसफरेज, मतलब ट्रांसफर की है आईपीपी को डाइमेथिल एलाइल पायरोफास्फेट पे। उसके बाद में ट्रांसफरेज के बाद में फिर से ट्रांसफरेज आएगी, ट्रांसफरेज एंजाइम आएगी और फिर से एक आईपीपी को ट्रांसफर करेगी और कितना हो जाएगा, 15 कार्बन का हो जाएगा। एक आईपीपी जो 5 कार्बन का है फिर से ट्रांसफर हुआ जेरेनिल पायरोफास्फेट पे और बन गया फर्नेसिल पायरोफास्फेट जो कि 15 कार्बन का है। अब बताओ लगभग 15 कार्बन बढ़ रहा है 30 कार्बन पे, तो कितने आईपीपी चाहिए, 3, तो आप 3 का करवा दो। उसके बाद में क्या होता है, देखो एनर्जी कहाँ पर यूज हो रहा है उसके बारे में ध्यान देना है। जब ट्रांसफरेज यहाँ पर हुआ और क्या बना, फर्नेसिल पायरोफास्फेट, तो यहाँ पर पी इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में फर्नेसिल से जब स्क्वेलिन बनता है तो यहाँ पर NADPH का यूज होता है, किसका होता है, NADPH का यूज होता है और 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये और बनता है स्क्वेलिन, क्या बनता है, स्क्वेलिन बनता है। और देखो
यहाँ पर जो एंजाइम होती है वो स्क्वेरिन सिंथेज, यहाँ पर कौन होती है, सिंथेज, और सिंथेसिस किसका हो रहा है, स्क्वेरिन का, तो नाम क्या हो जाएगा, स्क्वेरिन सिंथेज, स्क्वेरिन सिंथेज नाम हो जाएगा। ये एनर्जी के बारे में बात हो गया। साथ में भैया यहाँ पर देखो, अब IPP 3 ऐड कर दो इस पे, ट्रांसफरेज एंजाइम की उपयोग करना पड़ेगा, तो हम IPP को ना करके हम फर्नेसिल PP को ही ट्रांसफर कर देंगे जो 15 कार्बन का है, और 2 फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट अगर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 30 कार्बन का स्क्वेरिन। तो यहाँ पे क्या होता है, एड ऑन कर देते हैं फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट का, फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट ही ऐड हो गया, और 2 ऐड होंगे तो 15-15 कार्बन के, तो हो जाएगा 30 कार्बन का स्क्वेरिन। अब स्क्वेरिन से बनता है स्क्वेरिन इपॉक्साइड, यहाँ पर इपॉक्साइडेज एंजाइम आता है, क्या आता है, इपॉक्साइडेज, इपॉक्साइडेज एंजाइम आएगा, और स्क्वेरिन बन जाएगा स्क्वेरिन इपॉक्सीडेज में चेंज हो जाएगा, और स्क्वेरिन इपॉक्सीडेज चेंज होगा लैनोस्ट्राल में बाय द एंजाइम साइक्लेज, साइक्लेज। तो ये हो गया एंजाइम के बारे में, और कौन कौन से कहाँ पर यूज हो रहा है। तो जितनी एंजाइम होंगी उतना ही स्टेप हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, 7 स्टेप आएगा, उसका भी 7 का ABC स्टेप आएगा। तो स्टेप के बारे में लिख लेते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया जो कंडेंसेशन था, दूसरा स्टेप हो गया जो HMG एंजाइम का सिंथेसिस था, और उसके बाद में ये तीसरा स्टेप हो गया जो कि मेबोलोनेट का सिंथेसिस करवा रहा था, इसको कमिटेड स्टेप भी कहते हैं। क्या है, कमिटेड स्टेप, कमिटेड स्टेप है, डबल एम रहेगा भाई, चलो कमिटेड स्टेप है, ठीक है, कमिटेड स्टेप है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप आया, फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप के ABC हैं, तो ये A हो गया, ये फोर्थ, B हो गया, सही तो है, A B और C, ये क्या हो गया 4C, 3 स्टेप हो गए फोर्थ के, A B और C। और उसके बाद में स्टेप 5 आएगा डिकार्बोक्सिलेशन, और फिर 3 जब बना 3 पायरो ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज कुछ का तो लिखा हूँ स्टेप्स में। तीसरा का हो गया था ना 4A हो गया, 4B हो गया, और कितना बता 3 बना, और ये हाँ 4D, ये 4D है, ये 4D है, वही मैं कह रहा हूँ, कल 4 स्टेप होता है, 4D हो गया। उसके बाद में 5A, क्या आएगा 5A स्टेप है आइसोमेरेज, जहाँ पर IPP से डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। उसके बाद में 5B आएगा, क्या आएगा 5B, ये क्या है 5B है, ये है 5C, और ये है 5D। और स्क्वेरिन से जब स्क्वेरिन एपॉक्साइड बनता है तो ये 6A कहलाता है, क्या कहलाता है 6A स्टेप। और उसके बाद में स्क्वेरिन एपॉक्साइड से साइक्लेज जब एंजाइम वर्क करता है तो 6B कहलाता है, क्या कहलाता है 6B। और उसके बाद में लाइनोस्ट्राल से यहाँ पर 7A होगा, 7B होगा, और ये 7C होगा। और जो 7 स्टेप है इसको कहते हैं कटिंग, ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं कटिंग स्टेप कहते हैं। तो ये स्टेप्स के बारे में बात हो गया, आप लोग एक बार लिख लेंगे, उसके बाद में स्टेप आराम से दिखता जाएगा। वीडियो बड़ा हो गया है क्या, 23 मिनट्स के हो गया, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी देखो, 2 एसिटाइल कोएंजाइम या कंडेंसेशन हुआ, एसिटोएस्टाइल कोएंजाइम ये बना, HMG कोएंजाइम ये बना, फिर उसके बाद में एबोनेट बना। उसके बाद में अब देखो आपको याद करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन याद कर लिया, HMG कोएंजाइम का सिंथेसिस याद कर लिया, मेबोलेनेट बन गया, इसको याद कर लिया। उसके बाद में सीधे IPP याद करो, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। उसके बाद में सीधे याद करो स्क्वेरिन या ध्यान रखो, और स्क्वेरिन के बाद में क्या, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये आप स्टेप अगर पूरा नहीं याद हो रहा है तो ये स्टेप याद कर लो कि पहले बनता है, अब इसको आप ट्रिक बना के याद कर लो कि इसको ऐसे बता सकते हो MIS, तो मिस सी मान लो, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो मिस बना लो, मिस बनेगा, पहले बनेगा मेबोलेनेट,
उसके बाद में आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, उसके बाद में स्क्वालिन बनेगा, बाद में कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और एचएमजी कोएंजाइम में तो बनेगा ही, उसके बाद ही तो चीज़ें होंगी। तो ये स्टेप्स हो गए बायोसिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब हम चलते हैं अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द पाथवे। तो रेगुलेशन में भैया जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होगा वही रेगुलेट करेगा। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन था यहाँ पे? एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज, और एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज क्या है? रेट लिमिटिंग। तो इसका जेनेटिक बेसिस पे रेगुलेशन भी होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन द्वारा भी होता है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कौन करवाएगा? जैसे कि इंसुलिन हुआ, ग्लूकेगॉन हुआ, साइक्लिक एमपी हुआ, ये सब चीज़ें। और वहीं पर जेनेटिक बेसिस पे अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर देखेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ करवाता है। कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं जेनेटिक रेगुलेशन, जेनेटिक फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं इसे। तो अगर हम बात करें रेगुलेशन की, रेगुलेशन देखो, रेगुलेशन हम हवा में उड़ा सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा बता दें क्योंकि कौन एक्टिवेट करता है कौन इनहिबिट करता है। तो इसे लिख देता हूँ पहले, इनहिबिट और एक्टिवेट, हवा में उड़ाने वाली चीज़। अगर आपको इतना नहीं तो याद होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट करता है, डायट्री कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट करेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल दिया जब है ही बॉडी में तो क्या करने के लिए बनेगा? कोलेस्ट्रॉल है, ग्लूकेगॉन हुआ, ग्लूकेगॉन हुआ, ग्लूकेगॉन है, कॉर्टिसोन है, कॉर्टिसोन यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोन है, और स्टेटिन है। स्टेटिन क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर देगा। तो ये रेगुलेट करता है। वहीं पर एक्टिवेटर क्या होता है? क्या होता है? इंसुलिन और थायरॉक्सिन। इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन क्या करता है? इसको सिंथेसिस को बढ़वा देते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। जैसे कि जीन लेवल पे कोलेस्ट्रॉल एक्ट करता है और ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करता है, और इसमें कुछ जीन इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। और ये एंजाइम को अफेक्ट करते हैं एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज को, जो कि क्या है? रेट लिमिटिंग है, और इसको इफेक्ट करेंगे। और एचएमजी कोएंजाइम ये क्या करती थी? कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करवाती है। तो अगर ग्लूकेगॉन, कॉर्टिसोन, स्टेटिन है तो इसको अफेक्ट करेगी, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगा। अगर इंसुलिन थायरॉक्सिन है तो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल जीन लेवल पे रेगुलेट होगा, यानी कि जेनेटिक रेगुलेशन होगा, इसे कहते हो, या फीडबैक रेगुलेशन भी कहते हैं इसे। तो ये रेगुलेशन के बारे में जनरल चीज़ें हो गई। अब कुछ चीज़ें और रेगुलेशन में समझना है हमको जीन। तो अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हो गया। अब जीन के बारे में बात करते हैं। देखो, एचएनजी कोएंजाइम रिडक्टेज जो जीन होती है, और एलडीएल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ध्यान देना, एलडीएल रिसेप्टर, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर एंड एचएमजी कोएंजाइम ए जीन जो होती है, एचएमजी कोएंजाइम ए जो जीन होती है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, उसके एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? एक्सप्रेशन कंट्रोल बाय कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। एचएमजी कोएंजाइम में जीन जो होती है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, इनके एक्सप्रेशन को कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, यानी कि ये बढ़ा भी सकता, मेनली क्या करता है? घटाता है। अगर ज़्यादा हो गया तो एक्सप्रेशन को कम कर देता है। ऐसे ही एक होता है स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट, SRE, स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग। स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट ये प्रेजेंट होता है डीएनए में, ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। और जो SRE है वो बाइंडिंग करता है, ये बाइंड करता है किसके साथ में? बाइंड करता है स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन से। स्टेरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन से क्या करता है? ऐड करता है, मतलब जुड़ता है। तो स्टेरॉल रेगुलेटरी एंजाइम है, रेगुलेटरी एलिमेंट है, वो बाइंड करता है स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन से, और ये इसेंशियल होता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। ये इसेंशियल होता है, इसेंशियल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन।
कौन सी जीन, ये वाली, कहाँ गई भैया, ये वाली HMG कोएंजाइम जीन को के ट्रांसक्रिप्शन में ये योगदान देता है। स्टेरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट प्लस स्टेरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में जुड़ता है तो एक्सप्रेशन करवाता है जीन का। तो ये रेगुलेशन के बारे में बात हो गया कोलेस्ट्रॉल के। तो कुछ चीज़ें बची हैं क्या, चीज़ें बची हो तो बता देते हैं। हाँ, तो कैसे आखिर ब्लड से मतलब लीवर से कैसे टिश्यू में जाता है और टिश्यू से कैसे लीवर में आता है कोलेस्ट्रॉल, इसको तो बताना ही भूल गए। और साथ में एक चीज़ आपको याद रख लेना, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। अब इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगला जब LDL और VLDL और ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे, जब लाइपोप्रोटीन पढ़ाएंगे आपको, काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन एक वीडियो बनाएंगे, एपोलाइपोप्रोटीन के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। देखो ये रेगुलेशन के बारे में बात हो चुका है। अब हम चलते हैं कि कैसे आखिर डिस्ट्रीब्यूट होता है या मेजर रूट क्या है कोलेस्ट्रॉल का, जैसे लीवर को छोड़े। तो ये क्या हो गया, मान लो लीवर है, ये क्या भैया हमारा करेजा है, ये हमारा करेजा, तो सही रहो। तो लीवर है, लीवर में डीनाइट्रोसिंथेसिस भी होती है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बनेगा। क्या होगा, फैटी एसिड सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डीनाइट्रोसिंथेसिस होती है लीवर में, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल लीवर में आएगा या फैटी एसिड कह दो लीवर में आएगा। साथ में कोलेस्ट्रॉल जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में होगा, कोलेस्ट्रॉल इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, EHT, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, वो किस रूप में, HDL के रूप में। किस रूप में, HDL के रूप में, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में लीवर में आएगा। हाई डेंसिटी लाइप, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आगे बताएंगे चीज़ें, यहाँ छोड़ो भी बैड और ये सब चीज़ें, क्योंकि ये लीवर में जाता है तो एक्यूमुलेट हो सकता है, इसलिए बैड बुरा है। कोलेस्ट्रॉल इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू HDL के रूप में लीवर में आता है, HDL के रूप में लीवर में आएगा। और साथ में जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होगा वो भी कहाँ आएगा, लीवर में। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो भी कहाँ पर आएगा, लीवर में। और ये काइलोमाइक्रॉन के रूप में आएगा, काइलोमाइक्रॉन के रूप में आएगा। और अब लीवर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का पूल होता है। यहाँ पर लीवर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का पूल होगा। और लीवर से सिक्रीशन होगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और फ्री कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो बाइल में जाएगा, तो ये बाइल में जाएगा फ्री कोलेस्ट्रॉल यहाँ से बाइल में भी जाएगा। और बाइल जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका कन्वर्जन होगा बाइल एसिड एंड साल्ट में, तो बाइल एसिड एंड साल्ट में कन्वर्जन होगा। तो ये हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लीवर से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको नहीं पता है मेरे चैनल के बारे में। और शेयर करने के लिए धन्यवाद, और कमेंट भी कर दीजिए यार कैसा लगता है। धन्यवाद।